दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है सर, एनिमल्स जो हैं क्या कह रहे हैं? एनिमल्स एनिमल्स क्या कह रहे हैं भाई आपको? हम्म तो 3 और चैप्टर करा दो, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम सारे ही करवा देंगे। ठीक है चलो बेटे, सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट की चीज़ों को। तो हमारे पास ना स्केलेटन स्केलेटन जो होता है इसको समझना जरूरी है। स्केलेटन ये बेटे आपके पास सपोर्ट करता है बॉडी के बहुत सारे हिस्सों को। ये बेटे शेप देने के लिए, ठीक है, बॉडी की शेप जो है। इसके अलावा ये बेटे मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट। ठीक है, अब स्केलेटन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक स्केलेटन हम लोग पढ़ते हैं एक्सोस्केलेटन, जो कि आप इंसेक्ट्स वगैरह के साथ जो है ना उसको ऐड करवाते हो। इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं एक एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो अपीयर्ड नहीं है, आपके पास अपेरेंटली आपको हड्डी को दिखाई नहीं दे रही होती। ठीक है, और एक होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है उसके अंदर वाटर या फ्लूइड जो है ना बेटा, वो आपके इनकी चीजों को मेंटेन करता है। दैट कैन बी सपोर्ट, शेप एंड मूवमेंट, इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। अच्छा, अब एंडोस्केलेटन को हम लोगों ने स्टार्ट करना है मेनली ना, कि ये आपके पास क्या काम करता है, किस तरह से चीजें हैं। एंडोस्केलेटन को हम डील करते हैं। एंडोस्केलेटन जो है बच्चों, ये आपके पास इनसाइड बॉडी, हम इसको मेंशन करते हैं, दैट इज इनसाइड बॉडी। इसीलिए ये एंडोस्केलेटन है, क्योंकि आपकी स्किन पे जो है ना वो ये दिखाई नहीं देता। और ह्यूमन बॉडी में ये कौन सा है? लेट्स से ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी आपको ये एंडोस्केलेटन ही दिखाई देता है। डन, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर बेटे हम लोग ये मेंशन करते हैं कि एंडोस्केलेटन मेनली बेटे डिफरेंट चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज हम लोग मेंशन करते हैं। देयर आर कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, उन कनेक्टिव टिश्यूज में से भी जो आप सबसे अबंडेंटली डील करते हो, तो उसमें बेटे बोन्स और कार्टिलेज जो है ना, इसको मेनली हम लोग डील करते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, इसके अलावा हम बेटे इसमें टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको भी मेंशन करते हैं। चलो, अब अगर फर्ज कर लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप जो है ना वो इसका ओरिजिन बताओ, क्या होगा? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंडोस्केलेटन? क्या बताओगे? कौन सी जर्मिनल लेयर से डेवलप करता है? ठीक है, ये बेटे आपके पास जो मीजोडर्म होती है उससे डेवलप करता है। मीजोडर्म, मिडल जर्मिनल लेयर जो है उससे डेवलप करना, ये इसका काम होता है, ये याद रखना। और मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से बताता चलूं, मैक्सिमम सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, मैक्सिमम सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, वो बेटे इसी से ही डेवलप करते हैं, मीजोडर्म से। तो मीजोडर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म से कौन कौन सा? नर्वस सिस्टम और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। एंडोडर्म से हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग बेटे यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज की। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये आपके पास कनेक्टिव प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और कनेक्टिव प्रोटीन, इसकी भी जरा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि कनेक्टिव प्रोटीन क्या है। कनेक्टिव प्रोटीन जो होती है बेटा, ये हमारे पास कोलेजन प्रोटीन जो है इसको बोलते हैं, दैट इज द कनेक्टिव प्रोटीन। ठीक है, दैट इज कनेक्टिव प्रोटीन। अच्छा चलो, आप लोगों ने किसने जॉनसन्स बेबी लोशन का नाम सुना है? हाँ, त्वचा रखे बच्चों जैसी मुलायम, ये सुना आपने? तो बेटे उसमें बेसिकली कनेक्टिव प्रोटीन के ऊपर ही पंगा लेता है। कनेक्टिव प्रोटीन जो होती है ये हम लोग कोलेजन को बोलते हैं, कोलेजन।
ये कोलेजन हमने पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये कोलेजन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है भाई, दैट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। ये हमारे पास क्या है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बोलते हैं। सेल से बाहर पाए जाने वाली प्रोटीन है बच्चों ये, ठीक है। और अगर हम इसमें स्ट्रेंथ की बात करें तो विटामिन सी जो है बेटे ये इसको स्ट्रेंथ करता है। विटामिन सी, विटामिन ई की बात करते हैं। और इसकी जगह पे एमसीक्यूज यूं भी आता है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से बेटा आपकी स्किन जो होती है वो बच्चों जैसी होती है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, अब कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं बेटा, इनमें कौन कौन से टिश्यूज आ जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमारे पास सबसे पहले बोन आ जाती है, उसके बाद बेटे कार्टिलेज आ जाता है, ठीक है। ये सवाल आता है कि कितने होते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। फिर बेटे हमारे पास टेंडन आ जाता है, फिर हमारे पास लिगामेंट आ जाता है, फिर हमारे पास बेटे एडिपोज टिश्यू आ जाता है, एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं, और फिर बच्चों लास्ट पे हमारे पास ब्लड आ जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि ब्लड भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जब क्वेश्चन आता है तो परेशानी हो जाती है। बेटा याद रखिएगा, बोन जो है ये आपके पास हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो ब्लड होता है दैट इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे। आगे चलते हैं। अब बेटे हमारे पास जो है ना, यहां पर हम इसकी कुछ चीजें जो है उसको डील करेंगे, और क्योंकि बोन और कार्टिलेज वाला ही मेन हिस्सा है तो हम इसमें मेंशन कर देते हैं। लेट्स से ये यहां पर हम फीचर्स मेंशन कर देते हैं, और एक साइड पे मैं लिख देता हूं दैट इज बोन, और एक साइड पे हम कार्टिलेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, बताएं। आप बताएंगे कि भाई हमारे पास बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। लिविंग सेल्स किसके पास होते हैं? दोनों के पास होते हैं, इसमें भी है इसमें भी है। कोलेजन किसके पास होती है? दोनों के पास होती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहां पर आती है बेटे, आपसे यह पूछा जाता है कि टाइप 1 कोलेजन किसके पास होती है? तो टाइप 1 कोलेजन जो है ये आपके पास बोन में होती है, और टाइप 2 जो होती है ये कार्टिलेज में होती है। दैट इज एन एमसीक्यूज, ठीक है। और इसीलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कार्टिलेज को हम लोग सेकंड हार्डेस्ट भी बोलते हैं। ब्लड वेसल्स किसके पास होती हैं? एमसीक्यूज है। दे आर प्रेजेंट इन बोन, कार्टिलेज में नहीं होता, इसीलिए कार्टिलेज को ए वेस्कुलर रीजन भी कहा जाता है। बोन मैरो किसके पास होता है? बोन में होता है, कार्टिलेज में नहीं होता। बोन मैरो डेफिनेटली एसोसिएटेड विद द बोन। मिनरल डेपोजिशन किसके पास होती है? बोन में होती है, कार्टिलेज में नहीं होती, क्योंकि जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इनकी डेपोजिशन जो है बच्चों वो बोन की कॉम्पैक्ट पोर्शन के साथ एसोसिएटेड है। रीजनरेशन किस में होती है? बोन में होती है, इसमें नहीं होती। और बेटा कार्टिलेज जो है इसके अंदर हम इसीलिए मेंशन करते हैं कि इसकी जो रिकवरी रेट होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। ओके, ये आप इसके साथ एसोसिएट करोगे, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, सेल्स की बात करते हैं। हमारे पास बेटे सेल्स में जो बोन के सेल्स होते हैं उसमें ऑस्टियोब्लास्ट ये भी हैं, इसमें बेटा हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स भी हैं और ऑस्टियोक्लास्ट भी हैं। 3 कैटेगरीज के सेल्स हैं बोन में। जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट के लिए बेटे टर्म यूज करते हैं फॉर्मिंग, दे आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स बच्चों, ठीक है। और ऑस्टियोब्लास्ट के साथ हम लोग मेंशन करते हैं दे सिक्रीट मैट्रिक्स, ये ना मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, और इसीलिए ये लिविंग सेल के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनको विदाउट मिनरल्स भी हम लोग बोलते हैं, इनके पास एज सच जो है ना वो मिनरल्स मौजूद नहीं होती, दे आर विदाउट मिनरल्स। फिर हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना बेटा, न्यूक्लियस साइज वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये आपके पास फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑस्टियोसाइट की बात करें तो ऑस्टियोसाइट जो है बच्चों ये हमारे पास मेच्योर बोन सेल के तौर पर जाना जाता है। और मेच्योर बोन सेल वो होता है जिसके पास बेटे ये यहां पर हम अपीयरेंस जो है इसको ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द ऑस्टियोसाइट। साइड पे आपको नजर आ रहा है,
इसमें बेटा आपको इसकी जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को बोलते हैं लेक्यूना, ये मौजूद होती हैं, और उन लेक्यूना के अंदर कोलेजन और फॉस्फेट दोनों पाया जाता है। कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। कोलेजन जो होता है दैट इज अ कनेक्टिव प्रोटीन, और ये जो ब्लू कलर के बनाए हैं ये बेटे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, दैट इज फॉस्फेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेक्यूना ऑफ बोन कंटेन्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल या बोथ, तो इसका आंसर है दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, फॉस्फेट और कैल्शियम भी मेनली पाया जाता है। अच्छा, ऑस्टियोसाइट को फर्दर आगे कैरी करते हैं। ऑस्टियोसाइट जो होते हैं ना बेटा, ये यूनिन्यूक्लिएट हमारे पास कंसीडर किए जाते हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस जो है बच्चों कैरी करते हैं। क्या हम ये मेंशन करते हैं इनके पास कोलेजन है? बिल्कुल है, इनके मैट्रिक्स में मौजूद होती है। क्या हम ये मेंशन करते हैं कि इनके पास आयंस होते हैं या मिनरल्स होती हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा, वो भी हम लोग इसके साथ जो है वो लेबल कर रहे होते हैं। डन। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, अच्छा यहां पर ना क्लास्ट की जो टर्म यूज की जाती है इसका मतलब होता है डिसॉल्विंग। ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, डिसॉल्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट, इनको हम मैक्रोफेजेस भी समटाइम बोलते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है। दे आर लेबल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब यहां पर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है ना, तो इसमें न्यूक्लियस पूछ लिया जाता है। इसमें न्यूक्लियस मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 या कुछ में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है बच्चों। इसके अलावा हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं कि इनके पास ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इन्हीं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से बच्चों ब्रेक डाउन होगा, अदरवाइज ब्रेक डाउन नहीं होगा। दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जिन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं कि इसमें लाइसोसोमल एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो बेटे ये दोनों बातें जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं। ओके, ये हो गए बोन के सेल। अगर मैं कार्टिलेज के सेल्स की बात करूं तो कार्टिलेज के सेल्स जो होते हैं ना, इनको बेटे हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। दे आर लेबल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, इनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, दे आर लेबल्ड एज मेच्योर कार्टिलेज सेल्स, इनको मेच्योर कार्टिलेज सेल्स मेंशन करते हैं। हाँ, कुछ इसको मिसलीडिंगली ये जरूर मेंशन किया जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट, लेकिन बेटा ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। कार्टिलेज जो होता है वो एक्चुअली ऑस्टियोब्लास्ट से ही इवॉल्व हो रहा होता है, उसी से ही डेवलप करता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रीशेपिंग की। क्या आपकी हड्डी की शेप चेंज हो जाती है? बिल्कुल, आप देखते हैं इसमें रीशेपिंग है। कार्टिलेज के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्टिलेज में आपको ये दिखाई नहीं देता। टाइप्स की बात करें तो हड्डी की बेटे 2 टाइप्स हैं, एक है कॉम्पैक्ट बोन और एक है बच्चों हमारे पास स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है इसको हम लोग हार्ड बोन या बेटे इसको आउटर बोन भी कहा जाता है। ठीक है, और बेटे ये जो स्पॉन्जी बोन होती है इसको हम लोग सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेटे इनर बोन भी कहलाती है, और इसको कैंसिलस बोन भी बोला जाता है। दैट इज लेबल्ड एज कैंसिलस बोन एज वेल। ये हम इसके साथ नाम यूज करते हैं। बच्चों जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ना, क्या इसके पास ब्लड वेसल्स हैं? दे हैव नो ब्लड वेसल्स। इसके पास जो है ना वो ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, जबकि जो स्पॉन्जी बोन होती है इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। दे हैव ब्लड वेसल्स इन देम, ये आप इसके साथ मेंशन करोगे। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है बच्चों, ये अटैचमेंट साइट है, मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट है। इसको अटैचमेंट साइट बोलते हैं फॉर मसल्स। मसल्स आके यहां पर अटैच होते हैं। ठीक है, और जो बेटा आपके पास स्पॉन्जी बोन होती है इसके बारे में ये कहा जाता है दैट कैरीज द बोन मैरो। इसके अंदर जो है वो बोन मैरो मौजूद होता है। फिर हम लोग मेंशन करते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है ना, ये मिनरल स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड है। जो मिनरल्स जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट की स्टोरेज है वो इसमें हम लेबल करते हैं। अब हम लोग कार्टिलेज की टाइप्स की बात करते हैं। इसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है, इसको बेटे हम लोग मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज भी बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, आज ही पढ़ा, और उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो हम लोग ये मेंशन करते हैं कि मेनली हाइलिन कार्टिलेज जो है वो पाई जाती है।
अब इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हाइलन कार्टिलेज जो है वो कहां पर पाया जाता है। ये बेटा जॉइंट एंडिंग्स पे मौजूद होता है, जो लॉन्ग बोन्स की एंडिंग्स होती हैं वहां पर बेटे ये पाया जाता है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हो, और आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि बेटा ट्रेकिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें मेनली पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज, इसकी बात करते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है बच्चों, ये हमारे पास इलास्टिसिटी ना, इलास्टिक रखता है, इसको ईयर पिने के साथ मेंशन करते हैं। ईयर पिने जो आपके कान के पिने हैं ना, ये वाले, अक्सर आपके उस्ताद जी ने आपका कान जो है वो खींचा होगा तो वापस उसी शक्ल में आ जाता है। एपिग्लॉटिस, ठीक है, आज ही हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो उसमें एपिग्लॉटिस, लिड ऑफ ग्लॉटिस को बोलते हैं, वो बेटे इसमें आ जाता है। ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो फाइब्रस कार्टिलेज होता है बेटा, दैट इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में बच्चों ये मौजूद होता है, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं ये बेसिकली वर्टिब्रास के दरमियान शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर जो है वो काम करती हैं। चलो लेयर्स की बात करते हैं। भाई हड्डी में कौन कौन सी लेयर होती है? एक तो हम लोग इसमें मेंशन करते हैं पेरियोस्टियम, ये आगे बताता भी हूं। पेरी का मतलब होता है अराउंड, पेरियोस्टियम मेंशन किया जाता है। और फिर आपके पास एंडोस्टियम भी मेंशन करते हैं, ये आगे बोन के साथ हम इसको डील करेंगे। ठीक है, कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि कार्टिलेज के बाहर जो है वो एक कनेक्टिव लेयर होती है। तो बच्चों उस्ताद जी ने आपको बताया हुआ है कि पेरी का मतलब होता है अराउंड, तो यहां पर जब हम लोग मेंशन करेंगे तो दैट विल बी लेबल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। इसको क्या लेबल किया जाएगा? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है दैट इज अराउंड द कार्टिलेज बेटे। ठीक है, अच्छा अब मसल अटैचमेंट की बात करते हैं। मुझे बताओ क्या बोन के साथ मसल अटैच होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और इसकी कॉम्पैक्ट बोन के साथ अटैच होते हैं, सॉफ्ट के साथ नहीं होते। कार्टिलेज के साथ मसल अटैच नहीं होते। रिजिडिटी की बात करें तो बेटा ये जो बोन्स होती हैं इनकी रिजिडिटी ज्यादा होती है, कार्टिलेज की रिजिडिटी जो होती है बेटा वो हमारे पास कम होती है। वाटर वेपर्स की बात करें बेटा तो आपने पढ़ा 20% जो है वो वाटर पाया जाता है बोन्स के अंदर, जबकि बच्चों जो कार्टिलेज होता है इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब 20% जो है ना, ये आपने जगह जगह पे पढ़ा हुआ है। आपने जब पानी वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने इसको जो है ना वो डील किया था। तो फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है? ये बेटा दैट बोन जो है दैट फॉर्म स्केलेटन, ये हमारे पास स्केलेटन की फॉर्मेशन करवाती है। और बेटा जो कार्टिलेज होता है दैट प्ले सपोर्टिव रोल। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्टिव रोल जो है ना वो प्ले करता है बेटा, उसको हम लोग इसके साथ जो है वो मेंशन करते हैं। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक्चुअली है क्या और किस चीज को जो है ना वो हमें फोकस करने की जरूरत है। डन? ओके हो गया? चलो इसमें एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लो मैं यहां पर मेंशन करूं अरिथ्रोपोइसिस, तो अरिथ्रोपोइसिस में बच्चों जो आपके पास बोन होती है वो अरिथ्रोपोइसिस करवाती है, कार्टिलेज नहीं करवाता। ठीक है, बोन करवाती है, कार्टिलेज नहीं करवाता। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो हड्डी है ना, हड्डी, इसका स्ट्रक्चर जो है उसको डील करते हैं कि ये क्या है। बेटा जो बोन होती है इसके हम लोग ना कुछ एंड्स की बात करते हैं। जैसे लेट्स से मैं इसकी बात करता हूं, दैट इज लेबल्ड एज एपीफाइसिस। इसको एपीफाइसिस जो है वो बोलते हैं, या एपीफिजियल एंड भी कहा जाता है। लेट्स से ये दोनों एंड पे जो है ना एपीफिसिस या एपीफिजियल एंड जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। ओके हो गया? अच्छा अब ये जो एपिफिसिस होता है ना, इस पे याद रखिएगा ग्रोइंग सेल्स मौजूद होती हैं। एपिफिसिस पे क्या होता है? ग्रोइंग सेल्स मौजूद होते हैं, और उन ग्रोइंग सेल्स की वजह से हड्डी ने जब इलोंगेट करना होता है ना तो बेटे इसी एपिफिजियल एंड से इलोंगेट करती है, इसी से बड़ी होती है। अच्छा फिर फर्ज कर लो मैं आगे मेंशन करता हूं कि हमारे पास ये नेक्स्ट जो है दिस वन
ये आपके पास कहलाता है मेटाफाइसिस। इसको हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज मेटाफाइसिस। इसको मेटाफाइसिस बोला जाता है। तो दोनों एंड पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं, दैट इज मेटाफाइसिस। एपीफाइसिस आ गया और मेटाफाइसिस आ गया। डन। चलो, अब इसके दरमियान में हम बेटे इस पूरी लेंथ को जो है ना वो हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज डायाफाइसिस। इसको डायाफाइसिस भी मेंशन करते हैं, इसको बेटे शाफ्ट ऑफ बोन भी मेंशन करते हैं। ठीक है, डायाफाइसिस या शाफ्ट ऑफ बोन भी मेंशन करते हैं। फिर आपको ये यहां पर अगर मैं इसको ब्लैक कलर के साथ लेट से ड्रॉ करूं, तो ये भाई आपके पास जो इसके अराउंड कनेक्टिव लेयर होती है ना, ये वही है जो कि ऊपर मैंने मेंशन किया है, दैट इज पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम हड्डी के बाहर वाली साइड पे बेटा, हड्डी के बाहर वाली साइड पे मौजूद होती है। ठीक है, और फिर आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हो कि ये जो हिस्सा होता है दैट इज लेबल्ड एज एंडोस्टियम। ठीक है, इसको एंडोस्टियम बोलते हैं। और फिर बच्चों हमारे पास एक और हिस्सा हम यहां पर मेंशन करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज दिस वन, और इसको बोन मैरो मेंशन किया जाता है, दैट इज लेबल्ड एज बोन मैरो। ऊपर मैंने बताया भी कि बोन मैरो किस हड्डी का हिस्सा है। ये बेटे आपके पास जो है वो स्पॉन्जी बोन का हिस्सा होता है, क्योंकि आउटर बोन जो होती है वो कॉम्पैक्ट है और इनर बोन जो होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है। अब बोन मैरो में ना हम फर्दर दो तरह के बोन मैरो मेंशन करते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो, स्मॉलर बोन्स में पाया जाता है। एक हमारे पास होता है बेटा येलो बोन मैरो। ठीक है, जिसको आप लोग पाए शाय अक्सर खाते हो ना, तो येलो बोन मैरो जो होता है ये आपके पास बेटे फॉर्मेशन ऑफ WBCs एंड फैट्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ जो रेड होता है बेटा, ये RBCs की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको अरिथ्रोपोइसिस के साथ जो है बेटा हम लोग मेंशन करते हैं। तो बोन की जो चीजें हैं बेटा ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है। आगे चलते हैं। ये बेटा हमारे पास एक ऑस्टियन मेंशन किया गया। अब PTB के बच्चे जो है ना वो बेचारे इससे बालातर हैं, लेकिन बेटे आपको अब याद रखने की जरूरत है कि ऑस्टियन जो होता है दैट इज लेबल्ड एज यूनिट ऑफ बोन। ये हमारे पास यूनिट ऑफ बोन कहलाता है, ये हड्डी का यूनिट है। इस ऑस्टियन के अंदर जो है बेटा आपको लेक्यूना दिखाई देता है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं, दैट इज द ऑस्टियन। तो अगर कभी ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ यूनिट ऑफ बोन कौन सा है, तो क्या बताएंगे? यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियन। अच्छा, फर्ज कर लो अब हम लोग एक और MCQs मेंशन करते हैं और मैं पूछता हूं आपसे कि भाई एक नए काका जी हैं, न्यू बॉर्न दुनिया में आ गए। ठीक है, और एक हमारे पास एक एडल्ट काका जी हैं। अब न्यू बॉर्न के पास कितने भाई आपके पास हड्डियां मौजूद होंगी? तो हम कहते हैं न्यू बॉर्न के पास 300 बोन्स जो है वो मौजूद होती हैं, 300 बोन्स। एडल्ट के पास जो है बेटा 206 बोन्स मौजूद होती हैं। अब ये क्या जादू हो जाता है भाई कि न्यू बॉर्न से आपके पास एडल्ट की तरफ जो हड्डियां हैं वो रिलेटिवली कम हो जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस बच्चों हमारे पास कहलाता है ऑसिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन। आप देखें छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो उसके ये वाला हिस्सा सर वाला बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे 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 उसका साइज बढ़ता है, वो ग्रो करता है, तो बेटा उसकी हड्डी जो है ना वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। और उस हार्ड स्टफ बोन की वजह से वो आपके पास जो है ना वो सॉलिड फॉर्म या एक फाइब्रस स्ट्रक्चर जो सॉलिडिफाइड होता है ना उसकी फॉर्म में आ जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर अब आप हाथ लगाएं अपने सर पे तो ये आपको अच्छा खासा जो है ना वो बेटे रिजिड दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स जो होते हैं ये बेटे हमारे पास बोन टू मसल अटैचमेंट करवाते हैं। बोन टू मसल अटैचमेंट करवाना ये इनका काम है। लिगामेंट्स जो होते हैं ये बेटे हमारे पास बोन टू बोन अटैचमेंट करवाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंडन्स और लिगामेंट्स में से इलास्टिक कौन होता है? दे आर इलास्टिक। लिगामेंट्स इलास्टिक हैं, ये बेटे रिलेटिवली हमारे पास नॉन इलास्टिक होते हैं।
टेंडन्स में हम लोग इसको ये भी मेंशन करते हैं, दे आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, क्योंकि जो नॉन इलास्टिक है वही नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, और ये बेटे आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। सो दैट इज जो कि हम इसके साथ जो है बेटा मेंशन करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो है ना बच्चों, जो स्केलेटन है वो ऐसा मेंशन तो नहीं है, लेकिन हम जो है वो इसकी कुछ चीजों को लेबल करेंगे, जल्दी जल्दी लेबल करेंगे। एक्सियल स्केलेटन वो वाला हिस्सा होता है जो कि बॉडी का एक्सिस है। अब बॉडी का एक्सिस कौन सा होता है? वर्टिब्रल कॉलम, एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक है। उसमें आपका स्कल भी आ जाता है, उसमें वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाता है, उसमें रिब केज भी आ जाता है, और स्टर्नम भी आ जाती है। उसके अलावा ये जो बाजू हैं आपके या टांगे हैं, इनको बेटे अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ एसोसिएट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई हमारे पास जो बोन्स होती है ना, दे आर 8 क्रेनियम में, ठीक है। और फेशियल की जो बोन्स होती हैं इनको हम लोग मेंशन करते हैं 14। तो दोनों कलेक्टिवली कितनी हो जाएंगी? 22 हो जाएंगी, ठीक है। क्रेनियम को बेटे हम लोग ब्रेन केस भी बोलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, दैट इज लेबल्ड एज ब्रेन केस, ठीक है। अब इसमें हड्डी को कैसे याद रखना है? सोफी पीटी, ठीक है। सोफी बेसिकली सोफिया से निकला है, और पेराइटर और टेम्पोरल जो है ये आपके पास पेयर्ड होती है, ठीक है। और सोफी को किस तरह से, ये देखो स्फीनॉइड इसमें आ जाएगा, ऑक्सीपिटल आ जाएगा इसमें बेटा, इसमें फ्रंटल आ जाएगा, और बेटे इसमें एथमॉइड आ जाएगा। ये चारों जो है ना वो अनपेयर्ड होती हैं, इसीलिए हम यहां पर एक 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 और एक लगाएंगे। लेकिन जो पेराइटल और टेम्पोरल है बच्चों, ये दोनों पेयर्ड होती हैं। तो टोटल करें जरा, 8 बन जाएंगी। फेशियल बोन हमारे पास 14 है, जिसको हम लोग याद रखते हैं पीएमएलएन इमरान खान जरदारी। कैसे याद करोगे? पीएमएलएन इमरान खान जरदारी ये पेयर्ड है, पीएमएलएन इमरान खान जरदारी ये पेयर्ड है, और वीएम यानी इसको हमने वैसे याद किया हुआ वीना मलिक से, दैट इज अनपेयर्ड, बट इट्स ये बुरी बात है कि किसी के नाम के साथ नहीं, बट यू कैन मेमोराइज दिस, ठीक है। पीएमएलएन इमरान खान जरदारी, इससे देखते हैं। पी फॉर बेटे हम पैलेटाइन मेंशन करते हैं, पैलेटाइन बोन है। एम फॉर बेटे हम इसमें मैग्जिला मेंशन कर देते हैं। एल फॉर लैक्रिमल होता है। एन फॉर नेजल बोन्स आती हैं। आई फॉर इंफीरियर कॉन्का होता है बेटा, और जी फॉर जाइगोमैटिक होती है, ठीक है। ये 6 की 6 इसमें क्या है? पेयर्ड होती हैं। चलो मेंशन करते हैं। ये भी 2 हैं जी, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2, और ये भी 2, 12 हो गई, ठीक है। वी फॉर वूमर मेंशन करते हैं, एंड एम फॉर बेटा मैंडिबल मेंशन करते हैं। ये दोनों एक एक हैं, तो ये अनपेयर्ड हो गई। तो बेटे 12 और 2 कितनी हो गई? 14। ये आपके पास फेशियल बोन्स आ गई। तो 14 और 8 जब मेंशन करते हैं तो स्कल की जो बोन्स होती है ना 22 पीटीबी मेंशन करती है। लेकिन हमारे पास कुछ और बोन्स भी होती हैं, जैसे एक हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन मैंने बताया था, ये आपके पास एक ऐसी बोन है जो डायरेक्टली किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं है, नॉट अटैच्ड with any bone directly, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, हायोइड बोन कितनी होती है? इसमें एक होती है। अच्छा, एक चीज सुन लें यहां पर, जो पैलेटाइन है ना, पैलेटाइन में अगर आप बलोचिस्तान के बच्चे हैं तो बलोचिस्तान के अंदर जो है ना इसको एक लिखा गया है, बीटीबी के अंदर इसको पैलेटाइन को ना एक लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपनी प्रोविंशियल बुक को फॉलो करना है, तो दैट डिफरेंस हैज बीन मेंशन्ड। अच्छा, अब बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स की। ईयर ऑसिकल्स होते हैं 3, इसमें बेटा मैलियस, इंकस और स्टेपीज आ जाते हैं। ये बेटा जी हमारे पास टोटल हो जाएंगे 6, क्योंकि राइट और लेफ्ट, ठीक है। इसको अगर आप यूं मेंशन करें, दैट विल बी 3 × 2 = 6। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है बेटा आपकी रीढ़ की हड्डी है। इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये बताओ वर्टिब्राज कितने हैं और ये बताओ बोन्स कितनी है, ठीक है। बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ह्यूमन बॉडी के पास वर्टिब्राज कितने होते हैं, तो क्या आंसर लगाओगे? 33।
अगर मैं बोन्स आपसे पूछूं तो बोन्स क्या लगाओगे? 26। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्वाइकल रीजन होता है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रम है और कॉक्सी है। सर्वाइकल रीजन का दूसरा नाम बेटे नेक रीजन होता है, और कॉक्सी का दूसरा नाम टेल रीजन या टेल बोन मेंशन करते हैं। सर्वाइकल के अंदर हमारे पास बेटे जो वर्टिब्रास होते हैं दे आर 7, थोरेसिक के अंदर हमारे पास होते हैं 12, लंबर में होते हैं हमारे पास 5, सैक्रम में होते हैं इंटीरियर 5, इनकी फ्यूजन से मिलकर बना होता है, और कॉक्सी जो होती है ये पोस्टीरियर 4, तो ये फ्यूजन, ठीक है। अगेन इसकी भी फ्यूजन हम लोग मेंशन करते हैं। इसको हम यूं भी मेंशन करते हैं कि अगर इंटीरियर 5 की फ्यूजन की बात करें तो सैक्रम, और अगर पोस्टीरियर 4 की फ्यूजन की बात करें तो कॉक्सी। डन, या आप इसके साथ लिखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा टेल बोन के बारे में ये भी कहा जाता है एवोल्यूशन में कि आपको जो है ना वो सबसे ज्यादा एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो इसने दी। चलो अब थोरेक्स की बात करते हैं। थोरेक्स को बेटे हम लोग रिब केज भी बोलते हैं, इसको थोरेसिक केज भी बोला जाता है। ये रिब केज और थोरेसिक केज जो होता है ये बेटे हमारे पास एक स्टर्नम इसमें पाई जाती है, दैट इज 1 सिंगल बोन, इसको चेस्ट बोन भी कहा जाता है। इसको यहां पर लिख लें, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज चेस्ट बोन, ठीक है, एंड दैट इज 1। ट्रू रिब्स की बात करें, सच्ची पसलियां, ये आपके पास बेटे 7 पेयर होते हैं, 7 पेयर्स, और ये 7 पेयर जो हैं वो 14 पसलियां बनती हैं, ठीक है, 14। अच्छा, अगर मैं फॉल्स रिब्स की बात करूं, झूठी पसलियां, तो झूठी पसलियां जो होती हैं बेटा ये मेरे पास 3 पेयर्स होते हैं। ये कितने हो जाएंगे? ये आपके पास हो जाएंगे 6। ये कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, तो 6 ये हो गए। फ्लोटिंग रिब्स की बात करूं तो बेटा ये आपके पास 2 पेयर्स होते हैं, और इनको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 4 आ जाएंगे। तो 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 हम यहां पर इनको मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये कॉस्टल बोन्स भी समटाइम जो है ना इनको मेंशन किया जाता है, रिब केज या इनके लिए कॉस्टल बोन्स। जैसे हम लोगों ने इसको डील किया उसमें रेस्पिरेशन के अंदर, इनके दरमियान जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स पाए जाते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपेंडिकुलर स्केलेटन ये है आपके अपेंडेजेस जो कि आपके बाजू हैं या आपकी टांगे हैं, उनको हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ लेबल करते हैं। इसमें पेक्टोरल गर्डल होता है जिसको बेटे हम लोग शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। इसमें क्लेविकल आ जाती है, इसमें बेटा स्केप्यूला आ जाता है। क्लेविकल कितनी होती है? 2 है ये वाली, और इसी क्लेविकल से ऊपर हमने एपेक्स ऑफ लंग्स भी पढ़ा था। स्केप्यूला ये भी 2 होती हैं। अपर लिम के अंदर बेटे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलिंजेस। ह्यूमरस जब दोनों साइड पे हैं तो बेटे इनको 2 मेंशन करेंगे, रेडियस भी 2 होंगी, अल्ना भी 2 होंगी। कार्पल्स कितने हो जाएंगे? रिस्ट बोन्स 8 होते हैं, एक में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएंगे बच्चों। मेटाकार्पल्स एक में होते हैं 5, तो दोनों साइड पे कैलकुलेट करोगे तो 10 हो जाएंगे। फेलिंजेस एक साइड पे होते हैं 14, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 28 हो जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि अपर आर्म जो है वो कौन बनाता है? ह्यूमरस, दैट इज फॉर्मिंग अपर आर्म। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रेडियस और अल्ना क्या बनाते हैं? ये दोनों जो है बेटा 4 आर्म बनाते हैं, दे फॉर्म 4 आर्म। कार्पल्स जो होते हैं ना बेटा ये आपके पास रिस्ट बनाते हैं, कार्पल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म रिस्ट। और मेटाकार्पल्स जो होते हैं बेटा ये आपके पास पामर रीजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे चलते हैं, पेल्विक गर्डल की बात करते हैं। अब पेल्विक गर्डल जो होता है इसमें बच्चों हम लोग कॉक्सल बोन्स को मेंशन करते हैं। कॉक्सल बोन्स, पेल्विक गर्डल के साथ हिप की टर्म भी मेंशन की जाती है, दे आर द हिप्स ऑफ द बॉडी। इसमें कॉक्सल बोन मेंशन करेगा तो वो 2 होंगी, ठीक है, मैं क्लियर करता चलूं। कॉक्सल बोन मेंशन करेगा तो 2 होंगी, लेकिन एक कॉक्सल बोन जो होती है ना बेटा 3, ठीक है, 3 बोन्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम और
प्यूबिस, इलियम, इशियम और प्यूबिस के कॉम्बिनेशन से बने। अगर इन की बात करेंगे तो ये बेटे 6 हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बात मैं बताता चलूं कि कॉक्सुअल बोन्स 2 होती हैं और हर कॉक्सुअल बोन इलियम, इशियम और प्यूबिस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लोअर लिम्ब की बात करते हैं। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब जो है बच्चों, ये हमारे पास इसमें फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलिंजेस आ जाता है। फीमर कितनी होती हैं? एक होती है ना, तो दोनों साइड पे तो हम 2 लिखेंगे। टिबिया भी 2 आ जाएंगी, फिब्यूला भी 2 आ जाएंगी। टार्सल्स कितने होते हैं? टार्सल्स बेटे एक में 7 होते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएंगे। मेटाटार्सल्स कितने होंगे? एक में 5 होते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएंगे। फेलिंजेस कितने होते हैं? अगेन एक में 14 होते हैं, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आप लोग जो है, जो मेटाटार्सल्स होते हैं, इनको प्लांटर रीजन के साथ मेंशन कर सकते हो, प्लांटर पार्ट, ठीक है। और टार्सल्स जो होते हैं, इनको आप लोग एंकल में मेंशन कर सकते हो। चलो, पैटिला। अब पैटिला कुछ बुक्स के अंदर मेंशन है, कुछ में नहीं है। पैटिला जो होता है बेटा, इसको हम लोग नी कैप बोलते हैं, दैट इज नी कैप, आपके टखने की टोपी। अब ये जो नी कैप है दोनों साइड में, तो बेटा कुछ बुक्स इसको जो है ना वो बोन कंसीडर करती हैं, कुछ इसको जो है ना वो कार्टिलीजनस मैश जो है वो कंसीडर कर रही होती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जॉइंट्स की तरफ। जॉइंट्स जो होते हैं, क्या कैसे डिफाइन करेंगे? जॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 बोन्स, ठीक है। जॉइंट्स क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन of 2 or more than 2 bones, 2 या 2 से ज्यादा हड्डियों का जो कॉम्बिनेशन है उसको जॉइंट लेबल करते हैं। अब यहां पर एमसीक्यूज आता है कि बॉडी के अंदर कितने जॉइंट होते हैं? 360 जॉइंट्स, ठीक है। एक जगह पर यह मेंशन किया जाता है, और यह मेंशन किया जाता है कि एडल्ट बॉडी के अंदर जिसमें 206 हड्डियां होती हैं, दैट इज फॉर एडल्ट बॉडी बच्चों। अच्छा, फिर एक और चीज कि जॉइंट्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट की स्टडी जो है बच्चों, ये हमारे पास आर्थ्रोलॉजी कहलाती है, इसको आर्थ्रोलॉजी मेंशन करते हैं, ठीक है। जॉइंट्स की 3 कैटेगरीज हैं, एक फाइब्रस जॉइंट्स हैं, कार्टिलीजनस जॉइंट्स हैं और साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं ना बेटा, इनको हम लोग फिक्स्ड जॉइंट्स बोलते हैं, या ये आपके पास इमूवेबल जॉइंट्स भी कहलाते हैं, दे आर लेबल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? इसकी एग्जाम्पल में बच्चों हम लोग क्रेनियल सूचर्स की बात करते हैं। क्रेनियल सूचर्स आपके फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये इस तरह से जब मिलती हैं तो ये क्रेनियल सूचर्स हम इनको बोलते हैं। इसके अलावा दांत जो होते हैं वो जॉस के साथ अटैच हैं, वो भी फिक्स जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करें बेटा, तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, दे आर लेबल्ड एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज फिब्रो कार्टिलेज जॉइंट्स, इनको बेटा हम लोग फिब्रो कार्टिलेज जॉइंट्स भी मेंशन करते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? इसकी एग्जांपल में हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज बेटा रिब्स एंड वर्टिब्रास, रिब्स एंड वर्टिब्रास, इनके दरमियान जो कनेक्शन है ना वो आपके पास कार्टिलीजनस जॉइंट्स होता है। इसके अलावा सिम्फिसिस प्यूबिस की बात करते हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस, ये सिम्फिसिस प्यूबिस जो है बेटा, ये भी हम इसके साथ मेंशन करते हैं, कार्टिलीजनस जॉइंट्स में आता है। साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं बेटा, इनको ना हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, दे आर लेबल्ड एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। इनके पास बेटे साइनोवियल कैविटी मौजूद होती है, दे हैव साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड बेटे कैरी करता है, उसकी वजह से हड्डी के दरमियान फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। इसमें हम लोग कैप्सूल मेंशन करते हैं, और वो कैप्सूल जो है ना हड्डियों को कवर करके रखता है विद द हेल्प ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इसमें क्या पाया जाता है बच्चों?
इसमें साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, फ्रिक्शन को कम करता है ताकि हड्डियां जो है वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ फ्रीली मूव कर सकें। ठीक है, बाकी इसमें हमारे पास बहुत सारे जॉइंट्स की और एग्जांपल भी हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल है। कहां कहां पाया जाता है भाई? आपके शोल्डर के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। कितने हैं? 2। आपके बेटा हिप जॉइंट्स जो होते हैं ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये कितने हैं? 2। ठीक है, इनको फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। पिवटल जॉइंट, ये भी बेटा फ्रीली मूवेबल जॉइंट की कैटेगरी है। इनको रोटेशनल जॉइंट्स भी बोलते हैं। ये आपके पास स्कल टू स्पाइन जो जॉइंट होता है वो पिवटल जॉइंट होता है। इसके अलावा रेडियस और अल्ना के दरमियान, रेडियस एंड अल्ना, ये देखो, ये आपके पास बेटे रोटेशन, ये रोटेशन, इस रोटेशन को हम लोग पिवटल जॉइंट के साथ मेंशन करते हैं। इसके अलावा टिबिया और फिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला, इनके दरमियान जो जॉइंट होता है उसको भी मेंशन करते हैं। अब स्कल टू स्पाइन हमारे पास एक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो जॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जो होता है ना, ये आपके पास ये वाले जॉइंट, ये हिंज। ठीक है, अगर हम हिंज जॉइंट की बात करें तो ये बेटे आपके पास एल्बो जॉइंट मेंशन किया जाता है, एल्बो जॉइंट। और इसके अलावा इसको हम लोग नी जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेटे आपके पास 2 ये हैं और 2 ही बेटा हमारे पास ये होता है। ठीक है, इलिप्सॉइडल जॉइंट, ये भी आपको कुछ प्रोविंशियल बुक्स के अंदर जो है वो मिलेगा। इनको कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। इनको कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स जो है बेटा वो मेंशन करता है। ओके, ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट में आपके पास एग्जांपल स्कल टू फर्स्ट वर्टिब्रा, स्कल टू फर्स्ट वर्टिब्रा ये मेंशन किया जाता है। एक तो ये होती है, दूसरा मेटाकार्पल्स एंड फेलिंजेस, मेटाकार्पल्स एंड फेलिंजेस। तो मेटाकार्पल्स और फेलिंजेस के दरमियान जो है बच्चों वो भी एलिप्सॉइडल जॉइंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास ग्लाइडिंग जॉइंट भी हैं, सैडल जॉइंट्स भी मौजूद होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग प्लेन जॉइंट्स भी बोलते हैं। ये इनका ऑल्टरनेट नेम है, इनको प्लेन जॉइंट्स भी मेंशन किया जाता है। प्यारे बच्चों, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है ना, दे आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्रास, दे आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्रास, वर्टिब्रास के दरमियान बच्चों ये हमारे पास मौजूद होते हैं। सैडल जॉइंट्स की बात करते हैं। नाउ टॉक अबाउट द सैडल जॉइंट्स, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, इसमें मेंशन किया जाता है कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ये बेटा आपके पास सैडल जॉइंट होता है। स्लाइडिंग जॉइंट, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिंग जॉइंट का ऑल्टरनेट नेम जो है इसको मल्टी स्टेज जॉइंट भी बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज मल्टी स्टेज जॉइंट्स। इनको मल्टी स्टेज जॉइंट्स जो है वो मेंशन किया जाता है। तो स्लाइडिंग जॉइंट्स के अंदर बेटा आपको जो मिलते हैं रिस्ट के दरमियान मिलते हैं और बेटा एंकल के दरमियान मिलते हैं। रिस्ट में जो जॉइंट्स होते हैं दे आर विद द हेल्प ऑफ कार्पल्स, और बच्चों जो हमारे पास एंकल में होते हैं दे आर विद द हेल्प ऑफ टार्सल्स। ठीक है जी, डन। अच्छा, स्केलेटन जो है वो हमारे पास बेटे कंप्लीट है। इसके बाद जो है वो हम लोग मसल्स को पढ़ेंगे और हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। जी, आर्थराइटिस जो है इसको ही अभी हम करने लगे हैं। बाकी हमने ऊपर जॉइंट्स, स्केलेटन, बोन एंड इसकी जो चीज़ें हैं इसको जो है वो हम लोगों ने कर लिया। और यहाँ पर बेटे हम लोग अब आर्थराइटिस और गाउट जो है इसको मेंशन करेंगे। अच्छा, आर्थराइटिस जो है ना, ये बेसिकली वर्ड ही हमें बता देता है कि ये क्या है। जैसे मैंने ऊपर आपको आर्थरो के बारे में बताया था, तो यहाँ पर आर्थ और आइटस, इसमें आर्थर की जो टर्म है ना दैट इज यूज विद जॉइंट्स, जॉइंट्स के साथ मेंशन की जाती है। और आइटस की जो टर्म होती है इसको बेटे हम लोग इन्फ्लेमेशन के साथ जो है
वो मेंशन करते हैं। सो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस, तो ये बेटे इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की। आर्थराइटिस को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। आप इसको जो है ना वो इसके साथ भी जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, दैट इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट करेक्टराइज्ड बाय डीजनरेशन एंड डैमेज टू जॉइंट टिश्यू। ठीक है, गाउट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, पहली चीज इसमें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसीलिए ये आर्थराइटिस है। उसके बाद इसमें बेटा डीजेनरेशन होती है। डीजेनरेशन से मुराद ये कि जॉइंट जो होता है ना वो आपके पास डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। डीजेनरेशन एंड डैमेज, इसमें डीजेनरेशन और डैमेज जो है बेटा वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसकी वजह से बेटा ये हमारे पास आर्थराइटिस है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग बेटे इसमें अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो आर्थराइटिस की जो सिम्टम्स होती है ना, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी बुजुर्ग को देखें जिसको आर्थराइटिस है तो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ अ स्टैबिंग पेन। और ख़ास तौर पे ये आपके पास आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की है तो उस फिजिकल एक्टिविटी के बाद उनके जॉइंट्स में जो है ना वो अच्छी खासी पेन होती है। और इनके जॉइंट से बेटा क्रिकिंग साउंड जो है ना वो हम लोग फील करते हैं। क्रिकिंग साउंड से मुराद ये है कि क्रच क्रच इस तरह की जो साउंड होती है वो हम लोग इन जॉइंट की बेंडिंग के अंदर जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि आपके पास। अच्छा, ये क्रिकिंग साउंड मोस्टली आपको कब सुनाई देता है? जब आप लोग स्टेयर्स पे इनको चढ़ते हुए देखते हो या बेंडिंग जो है वो इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये बेटे हम इसके साथ जो है वो कुछ सिम्टम्स में मेंशन करते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर बच्चों हमारे पास इसमें ये फर्दर इसकी जो क्लासिफिकेशन है 3 तरह की, उसको भी हम लेबल करते हैं। एक है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिल्कुल ब्रूस वेन सही कह रहे हैं, दर्दुन शदीदुन, बिल्कुल सही है, और ऐसे ही होता है, बड़ा शदीद किस्म का जो है ना वो दर्द इनको महसूस होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस है और गाउट है। बेटा जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है ना इसको हम लोग प्रोग्रेसिव डिजीज बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेसिव डिजीज बोलने की वजह यह है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम या एज बढ़ने के साथ साथ जो है ना आपको इसमें जो है ना वो दिखाई देता है कि ये डिजीज जो है ना वो आगे बढ़ती जा रही है, सिवियर होती जा रही है। मेनली बेटा ये जिन जॉइंट के ऊपर इम्पैक्ट करती है उसमें हमारे पास नी जॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं। और हिप जॉइंट जो है ज्यादातर खवातीन जो है ना उनमें आपको ये दिखाई देता है। फिर रूमाटॉइड आर्थराइटिस। रूमाटॉइड की टर्म जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूमाटॉइड जहां पर भी आपको ये दिखाई देगा ना इसको ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज बेटे हम इसको लेबल कर रहे होते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज से मुराद ही होती है कि बॉडी के अपने ही सेल जो हैं वो इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। और इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ना वो दिखाई देती है। देयर इज इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन बेटे हम लोग मेंशन करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जो कि आप इसके साथ जो है ना मेंशन करते हो। फिर गाउट, गाउट को सेपरेटली भी मेंशन किया जाता है, लेकिन गाउट अगर आपके पास आ जाए बेटा तो इसको ना मेटाबॉलिक डिजीज जो है वो मेनली करेक्टराइज करते हैं, दैट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज से मुराद ये है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है या कोई खास जो कंपोनेंट है वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा होता। जैसे हम लोग इसको मेंशन करते हैं गाउट को, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, that is labeled as accumulation of uric acid in joints। तो joints के अंदर बेटे जो accumulation होती है बेटा इसकी यूरिक एसिड की, उस यूरिक एसिड की accumulation की वजह से ये आपके पास गाउट लेबल किया जाता। ठीक है, नॉर्मली यूरिक एसिड के जो है ना वो क्रिस्टल्स हम लोग मेंशन करते हैं,
जो कि भाई यहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं, जिनको हम लोग सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स भी लेबल कर रहे होते हैं, दैट इज सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। ठीक है, इनको सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो हैं वो बेटे हम लोग मेंशन करते हैं। बिल्कुल, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को जो है ना वो बीफ जो है वो मना होता है, और बीफ बेसिकली इसी वजह से, क्योंकि बीफ के ब्रेकडाउन से, उसके मेटाबॉलिज्म से जो है ना वो, या आपके पास डीजनरेशन के चांसेस जो है ना, सॉरी, यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन के चांसेस जो है वो हमारे पास बढ़ जाते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की तरफ। अब बेटे हाँ, रूमाटॉइड आर्थराइटिस एक बच्चा पूछ रहा है, लाइबा क्या ये जेनेटिक है? बिल्कुल बेटे, दैट कैन बी जेनेटिक। ये जेनेटिक डिजीज के तौर पर भी हम इसको देख रहे होते हैं। अच्छा, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम जो होता है ये बेटे आपके पास किससे डेवलप करता है? मीजोडर्मल ओरिजिन है, सिंपल, दैट इज हैविंग मीजोडर्मल ओरिजिन। अगेन ऊपर वाली बात जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मीजोडर्म से मैक्सिमम ऑफ द सिस्टम जो है वो आपके पास डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में कहा जाता है मोर देन हाफ ऑफ द जो बॉडी है ना बेटा, मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी वेट, जो कि 40 या 50% तक आपके पास मेंशन किया जाता है, वो मसल्स बनाते हैं। ठीक है, इसको हम यहां पर मेंशन करते हैं, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ बॉडी वेट। मोर देन हाफ ऑफ बॉडी वेट जो है वो मसल्स बनाते हैं। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं ना तो इसमें आपके पास बेटा जो चीजें आ जाती हैं वो वेरी करती हैं। जैसे आपके पास ये पूछ लिया जाता है कितने परसेंट है, तो 40 से 50% या इससे भी ज्यादा समटाइम मेंशन किया जाता है। फिर हमारे पास ये मेंशन किया जाता है कि भाई इसमें मसल्स कितने होते हैं, तो मोर देन 600 मसल्स, मोर देन 600 मसल जो हैं वो बेटे बॉडी में मौजूद होते हैं। अच्छा, जब हम लोग मोर देन 600 कहते हैं ना तो इसमें प्रॉब्लम आती है। कुछ बुक्स ये कहती हैं कि 640 मसल्स होते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स ये कहती हैं कि हमारे पास 650 मसल्स होते हैं। अब बेटे ये तीनों ही सही हैं, आपके पास 640 भी सही है, 600 भी सही है, और 650 मसल्स जो हैं ये भी सही है, ठीक है। और मसल्स की जो स्टडी होती है ना बेटा, इसको हम लोग मायोलॉजी बोलते हैं, दैट इज मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है? दैट इज स्टडी ऑफ मसल्स। इसको बेटे हम लोग मसल्स की स्टडी के साथ जो है ना वो एसोसिएट करते हैं, दैट इज मायोलॉजी, सिंपल। और इसमें बेटा हम लोग एक और चीज भी मेंशन करते हैं कि मायो के अलावा एक और टर्म होती है, दैट इज सार्को। अब इन दोनों को हम लोग मसल के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये दोनों जो है ना वो मसल के लिए यूज कर रहे होते हैं, सार्को लीमा, सार्कोप्लाज्म, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और मसल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मसल्स को ना हम लोग इफेक्टर्स भी बोलते हैं। मसल्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स। आपने आगे नर्वस सिस्टम में इसको पढ़ोगे, इफेक्टर्स, ठीक है। इफेक्टर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक ग्लैंड्स हम लोग मेंशन करते हैं और एक मसल्स मेंशन करते हैं। अब मसल्स जो हैं बेटा दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। मसल क्या है? दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। और ये बेटे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। और कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? हमारे पास एक एनर्जी होती है, दैट इज केमिकल एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उस केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो है वो लेबल करते हैं। तो इसीलिए इनको जो है ना हम लोग मसल्स के साथ मेंशन करते हैं कि मसल भाई हमारे पास ये एक इफेक्टर के तौर पर जो है वो लाजमी तौर पर काम कर रहे होते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स है नेक्स्ट हमारे पास, इसको देखते हैं। 3 तरह के मसल्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। 3 तरह के मसल्स हैं। एक बेटे हमारे पास है कार्डियक मसल्स, एक है हमारे पास स्मूथ मसल्स, और एक है स्केलेटल मसल। ये तीनों आपको जो है ना वो सेपरेटली दिखाई दे रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंदर बेटा जो सबसे प्रिमिटिव मसल होते हैं ना
दे आर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम लोग बोलते हैं दे आर प्रिमिटिव मसल्स, पुराने हैं, सबसे पुराने मसल्स हैं। और कार्डियक मसल जो होते हैं ना, इनके बारे में ये मेंशन किया जाता है कि भाई कार्डियक मसल जो होते हैं दे आर इंटरमीडिएट। ठीक है, ये ना बहुत ज्यादा पुराने हैं और ना ही बेटे बहुत ज्यादा मॉडर्न है, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्न जो है या सबसे मॉडर्न जो मसल्स आपको दिखाई देते हैं वो स्केलेटल मसल्स दिखाई देते हैं, दे आर लेबल्ड एज मॉडर्न मसल्स एज वेल। तो तीन बेटे कैटेगरीज जो है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। इनकी लोकेशन की बात करें तो स्मूथ मसल जो होते हैं ना, दे आर फाउंड इन विजुअल ऑर्गन्स। ये बेटे विजुअल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जिसमें आपकी इंटेस्टाइन है, जिसमें आपका स्टमक, ये सारी चीजें जो है ना वो विजुअल ऑर्गन है, जो विजुअल स्पेसेस में पाए जाते हैं। फिर कार्डियक मसल्स हैं, ये एक ही ऑर्गन है, दैट इज ह्यूमन हार्ट, उसकी फॉर्मेशन के अंदर बनते हैं। और स्केलेटल मसल जो होते हैं दे आर अटैच टू बोन्स, अटैच्ड टू बोन्स, हड्डी के साथ जो है बेटा ये हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं, तो उसको हम इसमें मेंशन करते हैं। शेप की बात कर लेते हैं। शेप के लिहाज से बेटा ये आपके पास स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप। इनको ना स्पिंडल स्पिंडल बोला जाता है, जो सेंटर से थिक हो, किनारों से थिन हो बेटा। ठीक है, और जो आपके पास कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स, इन कार्डियक मसल्स को बेटे हम लोग मेंशन करते हैं, ये सिलेंड्रिकल हैं लेकिन ब्रांच्ड हैं, दे आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड मसल्स, इनको सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड मेंशन करते हैं। और बेटे जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि ये भी सिलेंड्रिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज सिलेंड्रिकल। और बेटा ये हमारे पास अनब्रांच्ड होते हैं, दे आर सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ब्रांच, सिलेंड्रिकल अनब्रांच, दोनों की चीजें जो है बेटा ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप ये बताएं कि न्यूक्लियस किसके पास कितने होते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग मेंशन करते हैं कि स्मूथ जो होते हैं ना दे आर मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियस है, अगेन ये भी बेटा मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। अच्छा, कार्डियक के अंदर ना प्रॉब्लम है, पीटीबी की बुक में एक जगह पर लिखा हुआ है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दैट इज रॉन्ग बेटे, ये याद रखिएगा मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। हाँ, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनको बेटे हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड मेंशन करते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। डन। अच्छा, फिर स्ट्राइएशंस की बात करते हैं। स्ट्राइएशंस बेटे पैटर्न्स को कहा जाता है। स्ट्राइएशंस हमें स्मूथ मसल्स में दिखाई नहीं देती, बाकी कार्डियक में भी हैं, स्केलेटल्स में भी स्ट्राइएशंस होती हैं। सार्कोमेयर, ठीक है, द टर्म इज सार्कोमेयर, इसको बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं। सार्कोमेयर का होना ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के साथ है बेटा, और ये सार्कोमेयर स्मूथ में नहीं होते, जो जो स्ट्राइएटेड हैं उसमें आपको ये दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसमें फिर हम ये भी मेंशन करते हैं कि जो भाई आपके पास कार्डियक होते हैं ना, इसमें इररेगुलर स्ट्राइएशंस दिखाई देती हैं, और जो स्केलेटल होते हैं उसमें बेटा रेगुलर स्ट्राइएशंस जो हैं वो दिखाई देती हैं। ये आप दोनों के साथ डिफरेंस में ऐड कर सकते हो। क्रॉस ब्रिजेस किसके पास होते हैं, किसके पास नहीं है, तो जिसमें सार्कोमेयर नहीं है उसमें क्रॉस ब्रिजेस भी नहीं होते बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, इनका कंट्रोल बेटे इनवॉलंटरी होता है, दे हैव इनवॉलंटरी कंट्रोल। जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनका भी बेटे इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, और जो आपके पास कार्डियक होते हैं दे आर वॉलंटरी इन कंट्रोल, मतलब आप इसको इरादतन बेटे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मेरे हाथ के मसल्स हैं, मैं इनको जो है वो इरादतन कंट्रोल करके अपनी राइटिंग जो है उसको यहां पर आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। फिर बेटे हम यहां पर इनकी प्रोटीन्स की भी बात कर सकते हैं। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स जो होती है ना उसमें आपके पास कालमोड्यूलिन एक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि स्पेसिफिकली हम लोग स्मूथ के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। ठीक है, बाकी दोनों में ही जिसमें क्रॉस ब्रिजेस पाए जाते हैं उसमें ट्रोपोनिन, इसमें भी बेटा ट्रोपोनिन, दोनों में ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। बाकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो बेटा स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिहाज से जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये स्लो स्पीड रखते हैं, जो कार्डियक होते हैं ये इंटरमीडिएट स्पीड रखते हैं, और जो आपके पास स्केलेटल हैं ये स्लो से बेटा रैपिड की तरफ भी जाते हैं, दे मूव फ्रॉम स्लो टू रैपिड।
ठीक है, आप रनिंग कर सकते हैं, आपकी सारी चीजें जो है ना हम इसके साथ जो है वो मेंशन करते हैं। चलो, कॉन्ट्रैक्शन कॉजेस, कौन सी चीज है जो कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है? तो बेटे आपके पास स्ट्रेच अगर होता है तो स्ट्रेच की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है मसल की। स्पॉन्टेनियस जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस। इसके अलावा बेटे इसमें हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो भी इसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये बेटे स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है, दे हैव स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। और जो आपके पास स्केलेटल मसल्स होते हैं इनका जो कंट्रोल होता है बेटा, ये नर्वस सिस्टम जो है इनको सिग्नल देता है और उसी नर्वस सिस्टम की सिग्नलिंग की वजह से ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। डन। फंक्शन की बात करते हैं। जो आपके पास बेटे है ना स्मूथ मसल्स, ये विजुअल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। विजुअल मूवमेंट, जैसे हम लोग पेरिस्टालसिस की बात करते हैं, आप लोग गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स की बात करते हो, ये सारा का सारा इसके साथ एसोसिएटेड है। जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट, ये बेटे हमारे पास पंपिंग ऑफ हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। और बेटे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये बोन मूवमेंट करवाते हैं। पहला इनके साथ हम लोग मेंशन करते हैं बोन मूवमेंट। दूसरा ये थर्मोजेनेसिस भी हम लोगों ने पढ़ी थी। थर्मोजेनेसिस से मुराद ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, मेनली ये कंट्रोल करते हैं मसल की वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है। ओके, तो ये आप इसके साथ याद रखेंगे। इंटरकलेटेड डिस्क, ये बेटे हमारे पास स्मूथ में नहीं होती, दे आर प्रेजेंट इन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। फिर फटीग की बात करें तो स्मूथ जो है ये फटीग नहीं होते, और ये जो कार्डियक है ये भी फटीग नहीं होते, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे कैन गेट फटीग्ड, ये बेटे फटीग्ड हो सकते हैं। हालांकि जो कार्डियक मसल है ये बहुत ज्यादा बेटे मूवमेंट शो करता है, उसके बावजूद इसकी फटीग जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हम लोग ये मेंशन करते हैं 2500 गैलन ऑफ ब्लड जो है बेटा पर डे हम लोग कहते हैं कि ये पंप करता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है ना वो फटीग होने की जो एबिलिटी है वो नहीं रखी, ताकि आपका दिल थक ना जाए। ठीक है, कि थका हुआ दिल है और आप जो है वो दिल कहे मैंने पंपिंग शो नहीं करनी, कहें भाड़ में जाए तुम्हारे काफ मसल्स, तो ऐसा नहीं होता। दिस इज अ प्योर मिरेकल ऑफ नेचर। चलें आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के अंदर बेटे आपको जो चीजें दिखाई देती हैं, एक हमारे पास है ओरिजिन, एक बेली, और एक हमारे पास होता है इंसर्शन। ओरिजिन किस चीज से बना होता है? टेंडन। अगेन हम यहां पर मेंशन करेंगे कि टेंडन पाया जाता है, इंसर्शन में भी बेटे टेंडन मौजूद होता है। अब ओरिजिन जो होता है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, ये आपके पास फिक्स्ड बोन के साथ है, या हम लोग इसको इमूवेबल बोन के साथ मेंशन करते हैं। दूसरी तरफ जो इंसर्शन होता है बेटा, ये आपके पास टेंडन, और इसको हम लोग मूवेबल बोन के साथ जो है वो मेंशन करते हैं, मूवेबल बोन। बेली जो होता है इसको मैस ऑफ मसल भी मेंशन करते हैं, दैट इज मेन मैस ऑफ मसल। ठीक है, ये बेटे हमारे पास मेन मैस ऑफ मसल है, ठीक है, कौन है? बेली है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर हम इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करते हैं। इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में मसल के अंदर ना कुछ चीजों को हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि एक्साइटेबिलिटी होना। एक्साइटेबिलिटी, ये एक्साइटेबिलिटी जो है बेटा ये हमारे पास मसल की स्पेशल फीचर है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन शो करना, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी हम इसके साथ लेबल करते हैं। फिर बेटे एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी ये भी इसके स्पेशल फीचर के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। एंड देन आपके पास बेटे इलास्टिसिटी, ये भी इसके स्पेशल फीचर में आ जाता है। तो ये इसके स्पेशल फीचर होते हैं जिनको बेटे हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं। अब मसल के फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर द एग्जैक्टली फंक्शंस ऑफ द मसल्स? वी नो दैट कि मसल जो है बेटा ये हमारे पास मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है ना, मूवमेंट करवाता है, पहली चीज।
फिर बेटे ये आपके पास पोस्चर एंड पोजीशन को मेंटेन करता है, पोस्चर एंड पोजीशन, इसकी मेंटेनेंस जो है बेटा ये इसके जिम्मे होता है। फिर बेटे ये हमारे पास जॉइंट स्टेबलाइजेशन, जॉइंट को स्टेबलाइज करवाना, स्टेबलाइजेशन जो है बेटा वो भी इसका काम है। ठीक है, मसल्स नहीं होते ना तो आपके जॉइंट स्टेबलाइज ही नहीं होते। इसके अलावा बेटे ये थर्मोजेनेसिस करवाना, ये मैंने ऊपर भी बोला, थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन। अब ये थर्मोजेनेसिस जो है ये आपके पास शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, इसको शिवरिंग हीट प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट इज शिवरिंग हीट प्रोडक्शन बच्चों। ठीक है, तो ये आप इसके फंक्शन के साथ जो है वो लेबल करोगे। जब हम लोग इसकी कनेक्टिव लेयर की बात करते हैं, अच्छा ये भी आपके पास ना क्वेश्चन आता है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है वो इसको गलत कर देते हैं ना, आपने ऐसा नहीं करना। लेट्स से हम पूरे के पूरे मसल की बात कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे मसल के अराउंड जो है ना बच्चों ये जो कनेक्टिव लेयर आपको दिखाई देती है इसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम, दैट इज लेबल्ड एज एपीमाइसियम। ये एपीमाइसियम किसके अराउंड है, दैट इज बेटे अराउंड कंप्लीट मसल, पूरा का पूरा मसल है, उस पूरे मसल के अराउंड ये कनेक्टिव लेयर होती है। अगर मैं इसको मेंशन करूं कि ये आपके पास मसल बंडल के अराउंड है तो उसको बेटे हम लोग पेरीमाइसियम बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम किसके अराउंड है, दैट इज अराउंड बेटे मसल बंडल, मसल बंडल के अराउंड होती है। लेकिन अगर बच्चों मैं इसको मसल फाइबर के अराउंड करूंगा तो ये हमारे पास एंडोमाइसियम कहलाएगी, एंडोमाइसियम। ठीक है, सो ये आपके पास ना डिफरेंट चीजें हैं जिसको आप लोगों ने याद रखना है कि मसल फाइबर के अराउंड होगी तो एंडोमाइसियम है, मसल बंडल के अराउंड होगी तो पेरीमाइसियम है, पूरे के पूरे मसल के अराउंड होगी तो बेटा ये हमारे पास एपीमाइसियम जो है वो कहलाएगी। ये कनेक्टिव लेयर आती है बहुत सारी बुक्स के अंदर जो है ना इसको मेंशन ही नहीं किया जाता, बट बेटे दे आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस सो यू हैव टू डू इट। अच्छा, अब मसल फाइबर्स की बात करते हैं। मसल फाइबर जो है ना बच्चों ये हमारे पास क्या है, मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। पहली बात ये हमने ऊपर भी मेंशन किया दैट इट इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल आपको नीचे दिखाई भी दे रहा है, इसको हम देखेंगे भी। इसको हम लोग सिंपल मसल सेल भी बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज मसल सेल। अब प्यारे बच्चों जब हम लोग मसल सेल की बात करते हैं ना तो इसका साइज जो है वो भी आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। तो हमारे पास साइज में हम मेंशन करते हैं कि आपके पास साइज के लिहाज से या तो इसका साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर मेंशन करते हैं या बेटे ये 30 सेंटीमीटर के करीब जो है वो मेंशन किया जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर बेटे ये हमारे पास कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। कंडक्टिंग सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जिसपे नर्व इंपल्स जो है बेटे वो पास आउट हो सकती है, उनको कंडक्टिंग सेल्स बोलते हैं। हमारे पास दो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, एक मसल और दूसरा बेटे न्यूरॉन्स, ये दोनों कंडक्टिंग सेल्स हैं। चलो अब मसल फाइबर जो है ना ये हमारे पास यहां एक स्ट्रक्चर छोटा सा जो है ना वो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोगों ने देखना है। इसमें बेटा जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सार्कोलीमा। ये सार्कोलीमा क्या है, दिस सार्कोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं ये कहूं कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है तो ये बेटे बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस के बिल्कुल नीचे आपको बेटे यहां पर न्यूक्लियस दिखाई देता है, देयर इज न्यूक्लियस। ये हमने न्यूक्लियस सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि मसल सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में हमें दिखाई देता है बच्चों, दैट इज फाउंड इन द पेरिफेरी। ठीक है, और इसको मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं दैट दे हैव पेरिफेरल न्यूक्लियस, इसमें पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर बेटे हमें जो है वो इसमें सार्कोप्लाज्म भी दिखाई देता है जिसको साइटोप्लाज्म हम लोग मेंशन करते हैं। तो दैट सार्कोप्लाज्म इज लेबल्ड एज साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको और हमने जो है ना वो इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करना। बाकी बेटे इसमें हमारे पास बैंड्स दिखाई देते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास डार्क बैंड होता है और दो डार्क बैंड के दरमियान
लाइट बैंड होते हैं। तो लाइट और डार्क बैंड की जो ऑल्टरनेशन होती है, इसी ऑल्टरनेशन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशंस। यही आपके पास क्या कहलाती हैं, स्ट्राइएशंस कहलाती हैं बच्चों। इन्हीं को स्ट्राइएशंस कहते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर आपको जो है ना इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज मायोफिब्रिल। इसको बेटे हम लोग मायोफिब्रिल मेंशन करते हैं। चलो, अब सार्कोप्लाज्म की बात करें तो सार्कोप्लाज्म या जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल का, उसके पास बेटे कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, या कह लो कि यूनिक होती हैं मसल के अंदर। जैसे इसमें हम लोग मेंशन करते हैं देयर इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो होती है, इसको बेटे हम लोग मसल हीमोग्लोबिन मेंशन करते हैं, दैट इज मसल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ये हमने अभी जो रेस्पिरेशन इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा, उसमें भी हमने इसको कंपेयर किया। फिर बेटा इसके पास ग्लाइकोसोम्स मेंशन करते हैं, देयर आर ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसोम्स को बेटा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मेंशन करते हैं, दे आर लेबल्ड एज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में बेटा ये एनर्जी स्टोरेज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर यहीं से हम एनर्जी जो है ना उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके सेल जो है इसको यूज कर रहा होता है। अच्छा, ये कुछ इसमें चीजें। अब मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये वो वाली चीजें हैं जो कि इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी नम्स का लास्ट आपका रिजल्ट आया और उसमें टेस्ट भी था, तो उसमें आपने कुछ डिफरेंट चीजें पढ़ी थी, और वो इन्हीं में से एक क्वेश्चन भी था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। खैर, इसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि इसकी बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशंस पाई जाती हैं। उन इन्वेजिनेशंस को ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बोलते हैं, दे आर लेबल्ड एज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट है। इन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स को हम लोग टी ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, दे आर टी ट्यूब्यूल्स। और सारी की सारी टी ट्यूब्यूल्स जो है ना बेटा, ये कोलेक्टिवली टी सिस्टम भी बनाती हैं, तो आप इसके साथ भी याद रखेंगे। फिर बच्चों इसमें हमारे पास एस आर, एस आर जो होता है दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको बेटे क्या बोलते हैं, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये बेटे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। ये सवाल आया भी था नम्स के अंदर ना, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर बेटे हम इसमें मायोफिब्रिल्स की बात करते हैं, मायोफिब्रिल्स। प्यारे बच्चों, इसका जो मायोफिब्रिल्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो मायोफिब्रिल्स इसके अंदर अबाउट 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन्हीं ने कवर किया होता है। 80% ऑफ वॉल्यूम जो है बच्चों, ये हमारे पास इन्हीं मायोफिब्रिल्स ने कवर किया होता है, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये मेंशन करते हैं दैट सेंट्रियूल्स आर एब्सेंट, सेंट्रियूल्स आर एब्सेंट, सेंट्रियूल नहीं होते। अगर बेटे इसमें सेंट्रियूल नहीं है तो बेटे बताओ क्या ये डिवाइड कर सकते हैं, कैन नॉट डिवाइड। इसीलिए बेटा मसल सेल्स कैन नॉट डिवाइड, इसको हम लोग मेंशन करते हैं मसल्स कैन नॉट डिवाइड। क्यों, क्योंकि उनके पास सेंट्रियूल्स ही नहीं है। अगर सेंट्रियूल्स नहीं है तो बेटे माइटोटिक अपरेटस नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं, और ये क्वेश्चन वाला एरिया है, क्वेश्चन वाला पोर्शन है, इसको अच्छे से आपने याद करना है। अच्छा, अब हम लोग मायोफिब्रिल्स की बात करते हैं। मायोफिब्रिल्स जो होते हैं बच्चों, ये हमारे पास इनका जो साइज होता है वो ओवरऑल 1 to 2 माइक्रोमीटर जो है वो हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे होते हैं। इसमें ना डिफरेंट हिस्से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस मायोफिब्रिल जो कि 80% इसका एरिया है, इसमें हम मेंशन करते हैं, फर्ज कर लो कि ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास ना ए बैंड हम इसको बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज ए बैंड। ए बैंड का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक। अच्छा, फिर उससे आगे ये आपको आई बैंड दिखाई दे रहा है, अगेन यहां पर भी आई बैंड है। थिक थिन थिक थिन थिक थिन, ऑल्टरनेशन में बेटे ये पाया जाता है, इसीलिए ये आपके पास स्ट्राइएशंस कहलाती हैं। अब पूरा हम लोग ये यहां पर देखें तो बेटे आई बैंड के बिल्कुल सेंटर में ना आपको यहां पर डिवीजन दिखाई देती है, दैट इज लेबल्ड एज जी लाइन, ठीक है। और प्यारे बच्चों, दोनों जी लाइंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज सार्कोमेयर। इसको बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहा जाता है बच्चों, ठीक है, डन। अब जरा आगे चलते हैं, ए बैंड और आई बैंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आई बैंड जो होता है बच्चों, इसको हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड का मतलब ये होता है कि लाइट पड़ती है, गुजर जाती है, दैट कैन नॉट पोलराइज लाइट, ठीक है, कैन नॉट पोलराइज लाइट, ठीक है। लाइट जो है बच्चों ये आपके पास पोलराइज नहीं होती, ये आपने इसके साथ याद रखना है। ये किससे मिलकर बना होता है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ थिन फिलामेंट, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ थिन फिलामेंट्स। तो ये बच्चों आपके पास थिन फिलामेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, इसको आई बैंड कहते हैं। ए बैंड, ए फॉर बेटे हम लोग इसको एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, दैट इज एनाइसोट्रॉपिक बैंड जो है बच्चों इसको मेंशन करते हैं। एनाइसोट्रॉपिक बैंड जो होता है ना, दैट कैन पोलराइज द लाइट, दैट कैन पोलराइज लाइट, यानी जो इस पे से लाइट पड़ती है ना, उस लाइट का कुछ हिस्सा यहां पर रुक जाता है, कुछ हिस्सा फिल्टर होके बेटे आगे जाता है, ठीक है। और ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ये भी याद रखिएगा कि ये एमसीक्यू आता है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। ये बच्चों आपके पास थिक और थिन फिलामेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास आ गया थिक, ये हमारे पास आ गया थिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास ए बैंड जो है ना वो बना होता है। तो अगर आपसे आई बैंड और ए बैंड का पूछा जाए कि कौन सा है जो कि सिर्फ और सिर्फ आई बैंड से थिन फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, आंसर आएगा आई बैंड। और कौन सा है बेटा जो कि आपके पास थिक और थिन जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो वो हम लोग ए बैंड मेंशन करते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यहां तक तो मुझसे पूछ सकते हैं। एच जॉन बेटे आगे आएगा, ठीक है, ए आर खत्री जो है वो पूछ रहे हैं, वो बेटे आगे आएगा। चलो सार्कोमेयर की बात करते हैं। सार्कोमेयर जो होता है इसको ना हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज फंक्शनल यूनिट। ये बेटा जो फंक्शनल यूनिट होता है इसका साइज क्या होता है, दैट इज 2 माइक्रोमीटर ऑफ साइज। इसका साइज जो है वो हमारे पास 2 माइक्रोमीटर होता है। अब नीचे आपके पास जो है बेटा ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। एच जोन जो होता है वो ए बैंड का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है और दैट इज प्योरली फॉर्म्ड ऑफ थिक ए बैंड, या आप ये कह लोगे थिक फिलामेंट से मिलकर बना होता है। और दो जी लाइन के दरमियान डिस्टेंस सार्कोमेयर है, एम बिल्कुल मिडल वाली लाइन होती है, और एम और जेड की बात करें तो दैट इज हाफ सार्कोमेयर, ठीक है, इसको हम लोग हाफ सार्कोमेयर बोलते हैं। अब यहां बेटे कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जैसे एम लाइन, एम लाइन जो होती है ना, वाई इट इज कॉल्ड एम लाइन, दो वजह होती हैं। एक तो हम लोग इसको मिडल लाइन बोलते हैं, दैट इज मिडल लाइन, या बेटे इसको मायोमेसिन प्रोटीन की वजह से भी मेंशन करते हैं, दैट इज मायोमेसिन प्रोटीन की वजह से इसको एम मेंशन करते हैं। फिर आपके पास टाइटिन का पता होना चाहिए। टाइटिन ये ऐसी प्रोटीन है बेटा जो कि हमारे पास मायोसिन जो होता है ना, मायोसिन प्रोटीन, इस मायोसिन प्रोटीन को कनेक्ट करती है जी लाइन के साथ, ठीक है। फिर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होती है ये हमारे पास क्या करती है, थिन फिलामेंट जो होता है ना, थिन फिलामेंट, इस थिन फिलामेंट को बेटे कनेक्ट करती है विद द सार्कोलीमा। सार्कोलीमा यानी मसल की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ कनेक्ट करना, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम है। अगर आप पंजाब पीटीबी के स्टूडेंट हैं तो आपने टाइटन और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन बेटे चूंकि ये बाकी प्रोविंसेस के साथ एसोसिएटेड है तो पूछी जाती है, तो आपको भी इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। मीडियल नहीं मिडल लाइन बेटे इसको बोलते हैं, ठीक है। जलाल बलोच
आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें हमारे पास यहां मेंशन हैं, इसको मैं ये देखो, एक हमारे पास होता है बेटा थिक फिलामेंट और एक है थिन फिलामेंट। जो आपके पास थिक फिलामेंट होता है 16 नैनोमीटर, दैट इज एन एमसीक्यूज। थिन फिलामेंट का साइज 7 to 8 नैनोमीटर, दैट इज ऑल्सो एन एमसीक्यूज। जो थिक फिलामेंट है ये सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एमसीक्यूज। थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, इन तीनों प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो थिक फिलामेंट होता है इसमें बेटा मायोसिन प्रोटीन के जो हेड्स होते हैं ना वो इसके टर्मिनल एंड पे पाए जाते हैं, और इसकी जो टेल्स होती हैं वो बेटे सेंटर में पाई जाती हैं। टेल सेंटर में होती हैं, हेड जो है वो टर्मिनल पे पाए जाते हैं। फिर हम लोग ये कहते हैं कि एक मायोसिन की बात करें तो ये इसका हेड और टेल जो है बेटा वो हमें दिखाई देती है। इसका एक हेड होता है और दो बेटा टेल्स होती हैं। एक हेड होता है और दो इसकी हम लोग टेल जो हैं उनको मेंशन करते हैं। अब जरा हेड की बात कर लेते हैं। हेड में आपके पास अच्छा दो हेड्स होते हैं, सॉरी, दो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो ट्विस्ट हुई होती हैं। इन्हीं दो हेड्स को, ये जो बेटा टू हेड्स हैं हमारे पास, इसकी वजह से हम लोग इसको ना क्रॉस ब्रिजेस भी बोलते हैं, इसको बिजनेस एंड भी कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस भी कहा जाता है। ये बेटे हमारे पास बिजनेस एंड भी कहलाता है, इसको ना हम लोग बेटे बिजनेस एंड भी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस एंड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये मैकेनो एंजाइम के तौर पर काम करता है। हेड जो होता है ना, दैट एक्ट्स एज अ मैकेनो एंजाइम। मैकेनो एंजाइम उसको बोलते हैं जो कि यहां पर एटीपी एज के तौर पर काम करता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करता है। तो ये आप इसके साथ याद रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर आपके पास ये पूछा जाता है कि जो ईच मायोसिन होती है कितने पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड्स। कितने पॉलीपेप्टाइड्स? 6 पॉलीपेप्टाइड्स। और एक थिक फिलामेंट जो होता है वो कितने मायोसिन से मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर होगा 300 मायोसिन। ठीक है, 300 मायोसिन इनसे मिलकर बना होता है। चलो, ये हो गया हमारे पास थिक। अब थिन की बात करते हैं। एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये तीन प्रोटीन हम लोग जो है ना बेटा इसके साथ मेंशन करते हैं। डन। इसमें बेटा अगर ये मोनोमर है तो इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जी एक्टिन है, दैट इज लेबल्ड एज जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर। लेकिन अगर जब हम पॉलीमर्स की बात करें तो ये आपके पास एफ एक्टिन कहलाता है, यानी फाइब्रस फॉर्म। तो ये इसके साथ आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक्टिन जो है, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन इसकी अटैचमेंट साइट को कवर कर रहा होता है, और उस अटैचमेंट साइट के साथ फिर जो है वो हमें ये ट्रोपोनिन का फंक्शन जो है ये भी पता होना चाहिए। इसको मैं आगे बताता हूं। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक जो है ना वो एक्टिन है, इस एक्टिन के एक के ऊपर ये अटैचमेंट साइट जो है बेटा ये हमारे पास मौजूद है। सिंपल, इस अटैचमेंट साइट के ऊपर क्रॉस ब्रिजेस हेड ने अटैच होना होता है। डन, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसको ना अब देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहले एक्टिन की बात करते हैं। एक्टिन जो है दैट हैज अटैचमेंट साइट। एक्टिन क्या कैरी करता है? दैट हैज अटैचमेंट साइट फॉर क्रॉस ब्रिजेस हेड। ठीक है, फॉर क्रॉस ब्रिजेस हेड्स। क्रॉस ब्रिजेस हेड्स के लिए बेटा इसके पास अटैचमेंट साइट मौजूद होती है। ट्रोपोमायोसिन की बात करें तो ट्रोपोमायोसिन जो होता है बेटा दैट कवर्स अटैचमेंट साइट, दैट कवर्स अटैचमेंट साइट। ये बेटे हमारे पास जो अटैचमेंट साइट होती है एक्टिन के ऊपर उसको कवर करता है। इसको कंप्लीट कर लो, ऑन एक्टिन। अब ये भी एमसीक्यूज है। ट्रोपोनिन की बात करते हैं। ट्रोपोनिन जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। ये हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बेटे मिलकर बना होता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें बेटा हम लोग मेंशन करते हैं सॉरी, एक हमारे पास है दैट इज ट्रोपोनिन टी जो कि अटैच करती है ट्रोपोमायोसिन के साथ। एक होती है ट्रोपोनिन सी। ये ट्रोपोनिन सी जो होती है ना बेटा ये हमारे पास फिर अटैच करती है कैल्शियम आयन को।
ठीक है, इसको याद रखिएगा, दैट अटैचेस विद कैल्शियम, अटैचेस विद कैल्शियम आयन, उसके साथ अटैच करती है। ट्रोपोनिन ए या आई जो होता है ना, दैट अटैचेस विद एक्टिन, अटैचेस विद एक्टिन, ये बेटे एक्टिन के साथ अटैच होती है। इसको आई इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये समहाउ इनहिबिटरी भी हम लोग जो है वो इसको लेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास कुछ चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। चलो, ये हमारे पास हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने डील करना है बेटा इसका मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये किस तरह से, ठीक है, इसको हम यहां पर डील करेंगे। चलो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना बच्चों, ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएटेड है। जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब्यूल्स की बात करें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अभी मैंने बताया भी। और ये जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं ये आपके पास बेटा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के तौर पर जो है ना वो जानी जाती है, ठीक है। मसल सेल है, उसमें से हमने एक मायोफिब्रिल जो है वो निकाला है और बेटे उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब इसमें कुछ चीजें जो है ना इसको आप लोग देखेंगे कि ये किस तरह से मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम सिस्टर्ने की बात करते हैं। इसमें ना ये जो सिस्टर्ने होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इस सिस्टर्ने के अंदर बेटे पोर भी पाए जाते हैं, पंप भी पाए जाते हैं। पोर जो होता है वो कैल्शियम को पैसिव हाई से लोअर की तरफ ये जाता है, और पंप जो होता है बेटा ये एक्टिव अपटेक करता है। इसकी ना मूवमेंट जरा लिख लो। पोर की जब हम लोग बात करते हैं ना तो सिस्टर्नल स्पेस से साइटोसोल में ये रिलीज होता है, ठीक है। और पंप की जब हम लोग बात करते हैं बेटा तो ये साइटोसोल से जब सिस्टर्ने के अंदर जाता है तो उसको हम लोग एक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर हमें ट्राइएड्स का भी पता होना चाहिए। ट्राइएड्स क्या होते हैं? ट्राइएड्स बेटा, ट्राई का मतलब है तीन, ये तीन चीजें होती हैं। इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि एक टी ट्यूब्यूल होती है, वन टी ट्यूब्यूल, एक टी ट्यूब्यूल होती है। दो बेटा इसके पास टर्मिनल सिस्टर्ने होते हैं, देयर आर टू टर्मिनल सिस्टर्ने, दो बेटा इसके पास टर्मिनल सिस्टर्ने होते हैं जिनके पास कैल्शियम की स्टोरेज होती है। तो ये आपके पास सिस्टर्ने जो है वो बनाता है। अच्छा, अब होता ये है कि आपके पास बेटा ये सारी चीजें जो है वो मौजूद है यहां पर, और मोटर यूनिट जो है वो फिर एक्टिवेट होता। नाउ व्हाट इज मोटर यूनिट? मोटर यूनिट क्या है? मोटर यूनिट को हम किस तरह से लेबल करते हैं? मोटर यूनिट होता है बेटा वन मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स। एक मोटर न्यूरॉन जितने मसल फाइबर्स को बेटे सिग्नल देता है ना, वो सारे के सारे कलेक्टिवली हमारे पास मोटर यूनिट के अंदर आते हैं, और इसको हम लोग मोटर यूनिट में मेंशन करते हैं। और ये ऑल और नन रिस्पॉन्स की एक बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। जैसे ऑल और नन रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं ऑल मायोफिब्रिल्स ऑफ अ मसल, ऑल मायोफिब्रिल्स of a muscle contract simultaneously will respond simultaneously या at once, सारे एक ही दफा जो है ना बेटे रिस्पॉन्ड शो करते हैं। इसको हम लोग ऑल और नन रिस्पॉन्स जो है वो मेंशन करते हैं। चले आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल AF हक्सले और HF हक्सले ने दिया था। किसने दिया था? AF हक्सले और HF हक्सले ने, ठीक है। अच्छा, अब इनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो होता है ना बेटा, द फिलामेंट्स दैट कवर स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये दोनों फेजेस जो है ना इसको मैं यहां पर डील करूंगा। आप देखें कि अगर आपके पास जो है बेटा
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और एक है जी हमारे पास रिलैक्स्ड फॉर्म। रिलैक्स फॉर्म में एच जोन आ रहा है नजर, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। अब ये जो चीजें हैं ना बेटा, इसको हम लोग एमसीक्यूज किस तरह से पूछा जा सकता है उसमें डील करते हैं। लेट्स से हम यहां मेंशन करते हैं कि भाई ए बैंड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर। नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट। ये भाई उसी तरह से पड़ा रहेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म की बात करें तो इसमें भी नो इफेक्ट, सिंपल। ठीक है, ए बैंड रिलैक्स्ड स्टेट में क्या होगा और बेटे कॉन्ट्रैक्टेड फेज में क्या होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ए बैंड गेट्स शॉर्टन्स और बेटे यहां पर दे गेट्स ब्रॉडन। ठीक है, ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है जी, फिर हम लोग एच जोन की बात करते हैं। एच जोन जो होता है बेटा, ये हमारे पास जब हम लोग रिलैक्स्ड स्टेट की बात करते हैं तो उसमें बेटा इसको हम लोग मेंशन करते हैं दे गेट्स अपीयर, या इनको बेटे हम लोग विजिबल भी बोलते हैं यार, विजिबल। लेकिन जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड की बात करते हैं दे गेट्स डिसअपीयर, ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, डिसअपीयर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बार बार आया हुआ है बच्चों। एम लाइन की बात करते हैं। एम लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, देयर विल बी नो इफेक्ट, चाहे आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे रिलैक्सेशन हो। जी लाइन पे क्या इफेक्ट होगा, अगर बेटे ये रिलैक्स्ड होगी ना दे मूव अवे, जी लाइंस मूव अवे, जबकि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दे मूव क्लोजर टू ईच अदर, इसको क्लोजर टू ईच अदर ये हम लोग इसके साथ मेंशन करेंगे। सार्कोमेयर पे क्या इफेक्ट होता है, सार्कोमेयर बेटे रिलैक्स स्टेट के अंदर दैट्स गेट इलोंगेट, क्योंकि जी लाइन जो है वो अवे मूव करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सार्कोमेयर गेट शॉर्टन्स, ये बेटे हमारे पास साइज में छोटा हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये वो वाला एरिया है जहां पर आपके पास बेटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की वजह से हम फिर इन चीजों को आगे रिलेट करते हैं। अब इसमें फेज 1 और फेज 2 कॉन्ट्रैक्शन की बात करें। फेज 1 जो होती है ना, इसमें याद रखिएगा एक्शन पोटेंशियल और बाकी डिफरेंट चीजें हम लोग मेंशन करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि जो मोटर न्यूरॉन होता है ना, मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन बेटे जाके आपके पास जो मसल फाइबर होता है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन, यहां पे जंक्शन बनती है जिसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। देयर इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसको साइनैप्स भी कहा जाता है ना। इस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे आके ये बेटे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मसल फाइबर को, दैट स्टिमुलेट मसल फाइबर, ये बेटे हमारे पास मसल फाइबर को स्टिमुलेट करता है। अब फेज 2 के अंदर क्या होता है, फेज 2 जो होती है ये बेटे हमारे पास रिलेटिवली, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना वो हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये यहां पर हम लोग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और इसको हम लोग फेज 2 के साथ जो है ना बेटा लेबल कर रहे होते हैं। इसमें फर्दर जो कैल्शियम आयन की रिलीज होती है उसको हम लोग मेंशन करेंगे। खैर, अभी चलते हैं इसके साइकिल की तरफ। अब साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये क्या है बेटा, इसमें हमने मैकेनो एंजाइम ऑलरेडी पढ़ा। सबसे पहले मायोसिन हेड जो होते हैं ना वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं, वो एटीपी इसके मायोसिन के साथ अटैच होता है तो ये एक्टिवेट होगा। एंड देन बच्चों आपके पास जो है ये क्रॉस ब्रिजेस की अटैचमेंट होती है, उस क्रॉस ब्रिजेस की अटैचमेंट के बाद आपके पास ये फर्दर आगे चलता है। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि एटीपी जो है ना इसको तो हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। लेट्स से अगर एटीपी डेफिसिट हो गया तो मसल क्या यूज करेगा, क्रिटीन फॉस्फेट जो है बेटा इसको यूज कर रहा होगा, दैट विल बी यूजिंग क्रिटीन फॉस्फेट।
इसको यूज करके फॉस्फेट के थ्रू इसकी एक्टिवेशन करवाएगा। फिर बेटे आपके पास यहां पर हाइड्रोलाइज मूवमेंट शो करेगा एंड लास्ट पे आपके पास जो है ना इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ये फिगर के अंदर जो है वो चीजें मेंशन है, आप इनको अपने नोट्स के साथ भी जो है ना वो रिलेट करके बेटा देख सकेंगे। अच्छा, अब आते हैं लास्ट में छोटी छोटी चीजों की तरफ। सबसे पहले एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर बेटे मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो मसल की कौन पूरी करता है, तो आप बताएंगे कि सर इसके पास ना ग्लाइकोजन, अभी आपने बताया बिल्कुल होता है ग्लाइकोसोम्स की शक्ल में। तो ये ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्वायर है। ये ग्लाइकोजन जो है बेटा ये पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, फिर ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बेटे एटीपी के अंदर, और ये एटीपी जो है वो आपके पास यूज हो रहा होता है। इसके अलावा बॉडी जो है वो फैट्स को भी यूज करती है, बीटा ऑक्सीडेशन हमने बायोएनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ा। अच्छा, अब इन दोनों से जो चीजें आती हैं उसमें एक आपके पास एटीपी, उसको यूज करते हैं, दूसरा हमारे पास क्रिटीन फॉस्फेट आता है, उसको यूज करते हैं। देयर इज क्रिटीन फॉस्फेट, उसको बेटे हम लोग यूज करते हैं और उससे ये आपके पास चीजें जो है ना वो चलती हैं। अब रिगर मॉर्टिस क्या होता है, ये आपके पास एटीपी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दैट इज द इनएबिलिटी टू रिलैक्स। ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इनएबिलिटी टू रिलैक्स। अब ये क्यों होती है, ये बेटे मरने के बाद आपने देखा होगा नॉर्मली जो है इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि एटीपी डेफिसिट हो जाता है आफ्टर डेथ। खैर इसमें बेटा आपके पास जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है। पहले 4 घंटे में ये स्टार्ट हो जाता है, फिर अगले 4 घंटे तक कंटिन्यू रहता है, फिर बॉडी जब डीकंपोज होना शुरू हो जाती है तो ये आपके पास खत्म हो जाता है। फिर हमारे पास इसमें 2 टर्म और यूज की जाती हैं, एक है एगोनिस्ट और दूसरी है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होती है, ये ऐसे हैं जिसमें बच्चों मसल जो हैं वो ऑपोजिट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम इसकी मिसाल लें तो हमारे पास बेटे एक है जी बाइसेप्स और दूसरे हमारे पास होते हैं ट्राइसेप्स। ठीक है, अगर बाइसेप्स फ्लेक्सर मसल है तो ट्राइसेप एक्सटेंसर मसल के तौर पर पाया जाता है। फ्लेक्सर्स और ट्राइसेप्स जो होते हैं बेटा इनको एक्सटेंसर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हम इसके साथ जो है मेंशन करते हैं, जो फ्लेक्सर है फ्लेक्शन करवाएगा, दैट इज लाइक दिस इज बाइसेप। ठीक है, और ट्राइसेप जो होता है ये लोअर एंड पे, ये आप लोग इसके साथ जो है वो लेबल करते हो। एगोनिस्ट जो होते हैं ये उनको बोलते हैं बेटा जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म सेम फंक्शन, एक ही डायरेक्शन में हम इनको यूज कर रहे होते हैं। जैसे इसकी मिसाल लें तो हमारे पास बेटे बाइसेप्स आ जाता है, ठीक है, ब्रेकियो रेडियलस आ जाता है, ब्रेकियो रेडियलस और ब्रेकियलस भी आ जाता है इसमें ना, ब्रेकियलस के मसल जो हैं उनको भी बेटे हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। अब ये 3 मसल्स हैं जो कि बेसिकली आपके पास एसोसिएटेड हैं विद रेफरेंस टू बेटा इसमें फ्लेक्शन के साथ, तो ये फ्लेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, इनको हम लोग मेंशन करते हैं कि ये एगोनिस्ट के तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट पे 2 छोटी छोटी बातें इस यूनिट के, फिर हम इसके पास ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स के बारे में कहा जाता है दे ओनली पुल नॉट पुश, दे ओनली पुल, ये खींचते हैं, नॉट पुश नहीं करते बेटा ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम लोग इसमें मेंशन करते हैं एक और, दैट इज ऑल्सो द एमसीक्यूज, कि जो ह्यूमन आई होती है ना, ह्यूमन आई, इस ह्यूमन आई की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन टाइम, ये कॉन्ट्रैक्शन टाइम बहुत कम होता है। जैसे हम इसमें मेंशन करते हैं दैट इज 0.01 सेकेंड। ये क्वेश्चन है और ये आपको मेनली एसटीबी की बुक के अंदर मिलता है, और ये पुल और पुश वाला खैर बाकी चीजों में भी मिलेगा, लेकिन ये आपको मिलेगा बीटीबी की बुक के अंदर। ओके, तो ये कुछ चीजें जो कि आप लोग इसके साथ याद रख सकते हैं। तो बच्चों सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है ये हमारे पास कंप्लीट हुआ जाता है।